हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। नाम से आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता दें कि इससे पहले हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड कर दिया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो सबसे पहले जानते हैं फैटी एसिड होता क्या है और इस फैटी एसिड का क्या काम है हमारे बॉडी में। तो हमारा बॉडी मेनली फैटी एसिड को यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए। कब? जब हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मेनली हमारा बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है एज अ प्राइमरी सोर्स एनर्जी के लिए नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, कौन से कंडीशन में? जब हमारे मीन्स हमारे खाने में काफी लंबा गैप हो गया है, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो भी खत्म हो गया है, डिप्लीट हो गया है, ये फास्टिंग की कंडीशन है, स्टार्वेशन है, तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसको यूटिलाइज करता है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो स्टोर्ड फैट होता है वो TAG मीन्स ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में होता है, और ये ही ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है यूटिलाइज होता है। ये कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। मीन्स जब नॉर्मल कंडीशन में हम वेल फेड कंडीशन में हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, तो जितना बॉडी को रिक्वायर होता है उतना वो यूटिलाइज करता है, यूज करता है, और बाकी जो एक्सेस में है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, वो क्या कर देता है? स्टोर करता है। एक्सेस ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होकर जब वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो वो एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद स्टोर्ड फैट में मींस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही एक्सेस फैटी एसिड भी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और यही स्टोर्ड फैट मींस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो कि एडिपोज टिश्यू में है, तो एडिपोसाइट्स, एडिपोज सेल के अंदर ये TAG का ब्रेक डाउन होता है, टूटता है लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और इस रिएक्शन को हम लाइपोलाइसिस बोलते हैं, लिपिड का ब्रेक डाउन। और TAG टूटता है फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो क्या होता है ट्राइग्लिसराइड्स में? ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं 3 फैटी एसिड्स, और जब इनका ब्रेकडाउन होता है लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और 3 फैटी एसिड्स अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसका केमिकल रिएक्शंस दिया गया है ट्राइग्लिसराइड्स का, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में लिपिड का ब्रेकडाउन होता है और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अलग हो गया, और यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स अलग हो गए। ग्लिसरॉल भी यूटिलाइज होता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस, और फ्री फैटी एसिड ये क्या होता है? ये एडिपोज सेल से निकलने के बाद जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाते हैं, और फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, और सेल के अंदर इसी फैटी एसिड को ऑक्सीडेशन करता है, उसको तोड़ता है एनर्जी के लिए, और उसी को हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बोलते हैं। तो मेनली हमारे बॉडी में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी के लिए, वो किसके थ्रू होता है? थ्रू द बीटा ऑक्सीडेशन। तो आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो फैटी एसिड को जो ऑक्सीडेशन होता है वो अल्फा, बीटा और ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन मेनली जो है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं इसको? बीटा का मतलब क्या है? तो बीटा ऑक्सीडेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। जैसा हमने आपको बताया फैटी एसिड का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है, इसी कारण से ये क्या हुआ? कैटाबोलिक। इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एट द बीटा कार्बन, क्योंकि यहाँ पे फैटी एसिड के बीटा कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और वहीं पे क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। फैटी एसिड क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन होते हैं, और जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है फैटी एसिड का, दैट इज पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, 16 कार्बन का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉन्ग चेन है इसमें कार्बन का, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, टोटल कितने? 16 कार्बन। तो ये पाल्मिटिक एसिड है। और इसी तरीके से स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, और ये दोनों पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, मतलब इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, सिंगल बॉन्ड ही होते हैं।
और ऑलिक एसिड ये 18 कार्बन का मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, तो उसमें कहीं पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया फैटी एसिड के बारे में। अब यहाँ पे जो पाल्मिटिक एसिड है, आप देख सकते हैं जो फंक्शनल ग्रुप है उसके नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इस बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होता है और ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे इस बॉन्ड में, और इस तरीके से 2 कार्बन जो है निकलता है। मीन्स हमारे बॉडी में जो फैटी एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है वो एक साथ नहीं होता है, एक साथ नहीं टूटता है, वो उस फैटी एसिड के 2-2 कार्बन जो है टूट के अलग होते जाते हैं सीक्वेंस में। और ये जो 2 कार्बन का जो टूटना होता है वो जो है एक स्टेप नहीं होता है, इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते हैं, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होता है, और जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये 2 कार्बन जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में निकलता है। और ये 2 कार्बन निकलने के बाद क्या हो गया, कितना बच गया, 14 कार्बन। तो नेक्स्ट फिर ये 2 कार्बन जो है फिर निकलेगा, तो 12 कार्बन। इस तरीके से 2-2 कार्बन जो है सीक्वेंस में एक एक करके निकलते हैं एक बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल में। तो इसको हम आगे समझेंगे, इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक्स प्लेस एट द बीटा कार्बन विद द सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट। 2-2 कार्बन जो है निकलते जाते हैं, किसके फॉर्म में, एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में, इन ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, हर एक साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए। फैटी एसिड जब सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर वो जब साइटोसोल में पहुंचता है तो वहां साइटोसोल में उसका एक्टिवेशन होता है। मीन्स फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करने के लिए उसको पहले एक्टिवेट होना पड़ता है, तो इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन दी साइटोसोल। और वो किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। तो अगर पाल्मिटिक एसिड का एक्टिवेशन हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। तो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है, तो इसको समझते हैं पावर पॉइंट के थ्रू। यहाँ पे जो फैटी एसिड होता है वो एक्टिवेट होता है टू एसाइल कोएंजाइम ए। अगर पाल्मिटिक एसिड है तो जैसा हमने आपको बताया ये पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है एक्टिवेशन के लिए वो है थायोकाइनेस। ये रिएक्शन 2 स्टेप में अकर होता है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। और फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है और कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये फैटी एसिड एटीपी से रिएक्ट करता है और किस में कन्वर्ट होता है, वो एसाइल एडिनाइलेट में कन्वर्ट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट है तो 2 फॉस्फेट यहाँ पे निकल गया और 1 फॉस्फेट बचा, मीन्स एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पे अटैच हो गया और बना एसाइल एडिनाइलेट। अब इसके बाद एसाइल एडिनाइलेट कोएंजाइम ए से कंबाइन होता है और बनता है एसाइल कोएंजाइम ए, और जो एएमपी होता है वो रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोएंजाइम ए का COA पार्ट जो है यहाँ पे अटैच हो गया और एएमपी जो है निकल गया और बना एसाइल कोएंजाइम ए। फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट यूटिलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे जब एटीपी रिएक्ट होता है तो क्या रिलीज हो रहा है, पायरोफॉस्फेट। और ये पायरोफॉस्फेट यहाँ पे जो पायरोफॉस्फेटेस जो एंजाइम है उसको हाइड्रोलाइज करता है, ब्रेक करता है इनटू दी 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में ये एकमात्र ऐसा स्टेप है जहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में। तो फैटी एसिड के एक्टिवेशन के बाद जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, मीन्स जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है, वो अभी कहाँ है, वो साइटोसोल में है। और इस एक्टिवेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक्टिवेटेड फैटी एसिड को कहाँ जाना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें परमिएबल होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो गया जैसे कि पाल्मिटिक एसिड, स्टोरिक एसिड, ये क्या होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन से इम्परमिएबल होते हैं, मतलब वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। इसी कारण से किस तरीके से वो एक्टिवेटेड फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है वो है कार्निटिन शटल। मीन्स यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है कार्निटिन प्रोटीन, कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो है वो एक्टिवेटेड फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जाता है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिवेटेड फैटी एसिड जो है कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थ्रू दी कार्निटिन शटल। मतलब ये समझ लीजिए कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में जाने के लिए एक व्हीकल की जरूरत होती है, गाड़ी की जरूरत होती है, और वो गाड़ी क्या है, वो कार्निटिन प्रोटीन है, और यही कार्निटिन प्रोटीन के थ्रू वो एक्टिवेटेड फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंच पाता है। पहुंचने के बाद वहां पे प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो कार्निटिन कैरियर सिस्टम को यहाँ पे समझते हैं किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। तो ये एक साइटोसोल हो गया, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इधर, और ये जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो साइटोसोलिक साइड होता है वहाँ पे जो कार्निटिन है वो कार्निटिन कंबाइन होता है एक्टिवेटेड फैटी एसिड से, मीन्स असाइल कोएंजाइम से कंबाइन होता है। असाइल कोएंजाइम ए का जो असाइल ग्रुप होता है वो ट्रांसफर होता है टू दी कार्निटिन और बनता है असाइल कार्निटिन। कैटलाइज होता है बाय द एंजाइम कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 1। टोटल 4 स्टेप होते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, ये जो असाइल कैरियर प्रोटीन है ये ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाय स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन की मदद से, जिसका नाम है ट्रांसलोकेस। और ये ट्रांसलोकेस एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, आप देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो इनर सरफेस होता है मीन्स टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 2 कार्निटिन को हाइड्रोलाइज करता है, जिससे कार्निटिन और असाइल कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे कोएंजाइम ए इन्वॉल्व होता है। तो कोएंजाइम ए वापस से असाइल ग्रुप से जुड़ा और बना असाइल कोएंजाइम ए, और कार्निटिन निकल गया। कार्निटिन जो रिलीज हुआ है वो वापस से ट्रांसलोकेस मीन्स इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू वापस से वो मैट्रिक्स से साइटोसोल में ट्रांसफर होता है। किसके एक्सचेंज में, एक्टिव कार्निटिन फैटी एसाइल के एक्सचेंज में, और वो कार्निटिन जो वापस से साइटोसोल में गया है वो फिर से यूटिलाइज होता है अदर मॉलिक्यूल ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो एसाइल कार्निटिन का जो हाइड्रोलिसिस करता है उस एंजाइम का नाम है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2, और इसको कौन इनहिबिट करता है, मेलोनिल कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में ये इनहिबिट होता है। मेलोनिल कोएंजाइम ए क्या है, ये की मेटाबोलाइट होता है जो कि फैटी एसिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और फैटी एसिड की सिंथेसिस कहाँ होती है, साइटोसोल में होती है, जो ये इंडिकेट करता है साइटोसोल में फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही होती है, फैटी एसिड की सिंथेसिस एक्टिव होता है, मीन्स जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेलोनिल कोएंजाइम ए होगा तो बीटा ऑक्सीडेशन इनहिबिट हो जाएगा, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर नहीं होगा। तो ये हो गए टोटल जो 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कार्निटिन एसाइल कोएंजाइम ए से कंबाइन होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में कार्निटिन और असाइल ग्रुप अलग हो जाते हैं, असाइल कोएंजाइम में वापस से बन जाता है, और ये कार्निटिन फोर्थ स्टेप में वापस से फिर साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होता है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप, बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और प्रॉपर फिर स्टार्ट होता है उस फैटी एसिड, एक्टिवेटेड फैटी एसिड को बीटा ऑक्सीडेशन, मतलब वहां पे फिर वो उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा थ्रू दी ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन जो कि प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, वहां पे 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा हाइड्रेशन, देन ऑक्सीडेशन, देन क्लीवेज, या इसको हम थायोलिसिस बोलते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ओहॉक या ओहॉट। ओहॉक से ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और क्लीवेज, या ओहॉट से याद रख सकते हैं ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड थायोलिसिस। ऑक्सीडेशन में डिहाइड्रोजनेशन होता है, मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे FADH2 बनता है। और हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, ऑक्सीडेशन में NADH यहाँ पे जनरेट होता है, और क्लीवेज, क्लीवेज मतलब कि टूटता है प्रॉपर यहाँ पे, और 2 कार्बन जो निकलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में, जिसको हम थायोलिसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिएक्शंस हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का। तो पहला हमने आपको बताया क्या होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या है, ये फैटी एसिड है, ये कहाँ पे है, अभी सेल के साइटोसोल में है। इस फैटी एसिड का एक्टिवेशन होगा, और ये आप देख सकते हैं ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। ये R क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये नंबर ऑफ कार्बन चेन है। जैसे हम पाल्मेटिक एसिड लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ये 3 कार्बन, और यहाँ पे ये वाला कार्बन, और इस पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पार्ट को
आर से डिनोट किया गया है। अगर हम पाल्मिटिक एसिड की बात कर रहे हैं तो फैटी एसिड का एक्टिवेशन कैसे होगा, एटीपी यूटिलाइज होता है प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, और वो किसमें कन्वर्ट होता है, क्या रिलीज होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट निकलता है और पायरोफॉस्फेट निकलता है। और यहाँ पे यूटिलाइज क्या होता है, कोएंजाइम यूटिलाइज होता है, और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेस। तो क्या हुआ यहाँ पे, CO यहाँ पे क्या अटैच हो गया, कोएंजाइम का SCOA जो पार्ट है वो अटैच हो गया और फैटी एसिड कन्वर्ट हो गया, फैटी एसाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हमने इस कार्बन चेन के इस 2 कार्बन को रेड से डिनोट किया है क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे बीटा कार्बन है, और इसी बीटा कार्बन में ऑक्सीडेशन होगा। अब क्योंकि फैटी एसिड एक्टिवेट हो गया है तो ये, जैसा हमने आपको बताया, ये कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये कार्निटिन प्रोटीन के थ्रू ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाने के बाद क्या होगा, सबसे पहला स्टेप जैसा हमने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। तो यहाँ पे जो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, उसका एक एक हाइड्रोजन जो है निकलता है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इससे निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेस क्यों है, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेस। और किससे निकल रहा है, एसाइल कोएंजाइम ए से निकल रहा है। तो एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, तो क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो ट्रांस एनाइल कोएंजाइम ए, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और जो हाइड्रोजन निकला है उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है, FAD एक्सेप्ट कर रहा है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद FADH2 में कन्वर्ट हो गया। और जैसा हमने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो NADH FADH2 होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये FADH2 जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद ये क्या होते हैं, ATP जनरेट होता है, और 1 FADH2 न्यू पीयू रेशियो के अकॉर्डिंग से 1.5 ATP जनरेट होता है। तो इस तरीके से ये FADH2 यूटिलाइज होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसा हमने आपको बताया, सेकेंड है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो रहा है, और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, इनॉइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेस। इस एंजाइम का नाम हाइड्रेटेस है क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है, किसका, इनॉइल कोएंजाइम ए का। इसी कारण से एंजाइम का नाम इनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेस है। और ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे ऐड होगा, वाटर मॉलिक्यूल H+ और OH-। ये हाइड्रोजन जो है कहाँ पे अटैच हुआ, CH में, और बना वो CH2, और ये OH कहाँ पे अटैच हुआ, ये CH पे, बीटा यहाँ पे हो गया CH OH कहाँ पे अटैच हुआ, बीटा कार्बन पे अटैच हुआ, बीटा पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है, इसी कारण से इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसा हमने आपको बताया था, थर्ड, अगेन ऑक्सीडेशन होगा। अगेन ऑक्सीडेशन मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए से, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेस। अगेन एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेस है क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, किसका, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का। क्योंकि यहाँ पे जो भी सबस्ट्रेट है उसका नाम के बाद जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन के आगे क्या लगा दिया जाता है, एंजाइम के नाम में एस लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से आप एंजाइम के नाम को याद रख सकते हैं। तो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन निकला, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला, तो यहाँ पे इसको कौन एक्सेप्ट किया, NAD+ एक्सेप्ट किया, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, NADH+H+। तो ये हाइड्रोजन निकलने के बाद और ये वाला हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, C+O हो जाएगा। और अगेन सेम, ये NADH कहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये 2.5 ATP जो है जनरेट होगा इस NADH से, अकॉर्डिंग टू न्यू पीयू रेशियो। ओल्ड पीयू रेशियो के अकॉर्डिंग जो है 1 NADH = 3 ATP था और 1 FADH = 2 ATP था। यहाँ पे जो लिखा गया है वो न्यू पीयू रेशियो के अकॉर्डिंग है। क्योंकि बीटा कार्बन पे कीटोन ग्रुप है, इसी कारण से जो इस
का नाम है इस मॉलिक्यूल का, वो है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे कोएंजाइम ए अगेन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। मीन्स यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है ये टूटेगा। यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया तो ये हो गया CH3 और ये COSCO। ये क्या है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 कार्बन है। तो जैसा हमने आपको बताया था बीटा ऑक्सीडेशन में 2 कार्बन जो है वो निकलते हैं टूट के, और किस फॉर्म में, एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में। और जो बचा है ये वाला पार्ट है RCH2CO और कोएंजाइम का यहाँ पे जो अटैच हुआ है उसका SCOA पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो अगेन ये क्या है, ये एसाइल कोएंजाइम ए है। और यहाँ पे क्या बन गया, ये एसाइल कोएंजाइम ए, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे निकल गया है। तो मान लो अगर ये पाल्मिटिक एसिड था तो 16 कार्बन का था, तो बीटा ऑक्सीडेशन के बाद 2 कार्बन जब निकला तो ये कितने कार्बन बचेंगे, यहाँ पे 14 कार्बन। और ये एसाइल कोएंजाइम ए का अगेन फिर क्या होगा, वो फिर से उसका बीटा ऑक्सीडेशन, यहाँ से ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा, लेकिन 14 कार्बन का अगेन, मतलब इस 14 कार्बन एसाइल कोएंजाइम ए का अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, देन हाइड्रेशन, देन अगेन ऑक्सीडेशन, देन यहाँ पे क्लीवेज, और फिर 2 कार्बन निकलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में, और फिर कितना कार्बन बच जाएगा, 12 कार्बन बच जाएगा। और 12 कार्बन का अगेन फिर बीटा ऑक्सीडेशन होगा, फिर अगेन सेम स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और फिर 12 कार्बन के बाद 2 कार्बन निकलने के बाद वो बच जाएगा 10 कार्बन। तो इस तरीके से अगर हम पाल्मिटिक एसिड की बात करें तो टोटल 7 साइकिल होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के, और 8 एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में फिर कौन से साइकिल में इन्वॉल्व होता है, क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। वहां पे भी NADH और FADH बनता है, और वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में जाते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इस तरीके से बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का। एनर्जेटिक्स ऑफ फैटी एसिड को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।